नमो नमः। अभी हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे, जो व्याकरण हमारी भारवी द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी, ठीक है। इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में हम आगे बढ़ते हैं। अगला इसका जो सूत्र है वो है परह सन्निकर्ष संहिता। परह सन्निकर्ष संहिता, तो देखिए इसमें क्या है, वर्णों या पदों की अत्यंत समीपता। देखिए सन्निकर्ष, सन्निकर्ष यानी कि अत्यंत समीपता को ही संहिता कहते हैं। तो देखिए इनके सूत्रों में ही इनकी व्याख्या होती है, बस उसको समझना होता है हमें। तो परह सन्निकर्ष संहिता वर्णों या पदों की अत्यंत समीपता को ही संहिता कहते हैं। अतः संहिता कहने पर ही संधि कार्य आदि होते हैं। जब संहिता हम हो जाती है तभी हम संधि कार्य आदि कर पाते हैं। तो अब हम इसमें अगला जो सूत्र है उसको करेंगे हलो अंतरा संयोग। देखिए सूत्र आप समझिए कि हलो अंतरा संयोग, बीच में कोई स्वर ना हो तो हल 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 अंतरा, अंतरा मतलब बीच में यदि कोई स्वर ना हो तो हल हल अर्थात हमारे व्यंजन वर्णों को संयुक्त कर दिया जाता है, अर्थात उनका संयोग कर दिया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है। तो आप देखिए हलो अंतरा संयोग, यदि बीच में कोई स्वर ना हो और व्यंजन ही व्यंजन हो, हमारे हल वर्ण हो, तो उनको आपस में संयुक्त कर दिया जाता है, उनको जोड़ दिया जाता है, उसको हम संयोग कहते हैं। यह है हमारा हलो अंतरा संयोग, ठीक है, हलो अंतरा संयोग। अब अगला हमारा सूत्र है सुप्तिंगतम पदम। सुप्तिंगतम पदम, ये सूत्र हमारा क्या कहता है कि सूत्र से सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। सुप और तिगंत पदम, यानी कि सुप प्रत्ययों को और तिगंत प्रत्ययों को पद कहते हैं। जो सुबंत और तिगंत प्रत्यय हैं उनको पद कहते हैं। शब्दों के अंत में लगने वाले से आदि प्रत्ययों को तो सुप कहते हैं। सुप किसको कहते हैं हम, जो शब्दों के अंत में लगते हैं, जैसे सुऔजस, ये हमारे सुबंत प्रत्यय हैं। जैसे राम, रामे, रामो, रामा, बालक, हरि, ये क्या है, हमारे सुबंत प्रत्यय हैं, सुप प्रत्यय हैं। और हमारे जो धातुओं के अंत में लगने वाले ती तय अंति, इनको हम तिगंत कहते हैं। धातु के अंत में लगने वाले, जो धातुओं के अंत में लगते हैं, भू धातु है और भू धातु है, री धातु है, इन धातुओं के जो अंत में लगते हैं उनको हम तिगंत कहते हैं। जैसे भवती है, पठती है आदि, जो ये धातु हैं इनको हम तिगंत कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा कि सुबंत और तिगंत क्या है, सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय, इनको क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। अब ये तो हो गया हमारा इसका लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण। अब हम करते हैं संधि प्रकरण। पाणिनि ने जो व्याकरण रची है उसमें ये सब उसी से निकला है कि संधि प्रकरण। अब संधि में हमारी 3 संधियां होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब स्वर, व्यंजन और विसर्ग, अब सबसे पहले हम स्वर संधि करेंगे। स्वर संधि हमारी क्या है भाई, स्वर देखने से ही है, आ ई उ री, ये हमारे स्वर हैं। इको यण ची, इसका सबसे पहला जो सूत्र है हमारा वो है इको यण ची। देखिए सूत्र को गौर से देखिए, इस सूत्र में ही इसकी व्याख्या है। इक को यण
हो जाता है अच्छी अच हो, यदि अच स्वर परे हो। तो देखिए इस सूत्र से इक, इक में आता है हमारा ई उ री लरी, ई उ री लरी। इक के स्थान पर यण, यण य व र ल होते हैं यदि बाद में कोई स्वर हो, यदि बाद में कोई स्वर हो तो। आए समझ में? ये सूत्र बस यही है कि इक, इक के स्थान पर यण हो जाता है अच्छी यदि बाद में कोई स्वर हो। अब हमारा देखिए इक कैसे इसको करते हैं, अर्थात हम ई और ई के स्थान पर ये हो जाता है, छोटी ई और बड़ी ई, इसके स्थान पर ये हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसके स्थान पर वह हो जाता है, री छोटी री और बड़ी री, इस री के स्थान पर र हो जाता है, र, देखिए रा हो जाता है ये र, और लिरी के स्थान पर ले हो जाता है, लिरी के स्थान पर ले हो जाता है, किससे? इको यणची सूत्र से, इको यणची सूत्र से। अब जैसे इसमें हम आपको उदाहरण बताएंगे कि सुधी प्लस उपास्य, सुधी प्लस उपास्य, यहां पर जो ई को ये हुआ है कैसे हुआ है, जो धा में स्थित, जो धा में स्थित ई, धा में स्थित जो ई है, ई को ये होकर हमारा ऐसे बन जाएगा ये शुद्ध ये प्लस उपास्य, शुद्ध प्लस उपास्य। देखिए कैसे हुआ है, ई को या कैसे हुआ है, सुधी प्लस उपास्य, यानी कि जो ई है ये ई, ध में स्थित जो हमारी ई है, ई को ये होकर के, ई को ये हो जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा सुध य प्लस उपास्य, सुधे प्लस उपास्य। आया समझ में कि इको यणची सूत्र क्या है? अब अगला हम जो सूत्र करेंगे वो है हमारा स्थाने अंतरतम। स्थाने अंतरतम ये सूत्र क्या है कि एक वर्ण के स्थान पर कोई आदेश उपस्थित होने पर, यानी कि एक वर्ण के स्थान पर कोई आदेश उपस्थित होने पर अत्यंत समान वर्ण ही होता है, अत्यंत समान वर्ण, उसके समान ही कोई दूसरा वर्ण होता है, इसमें उच्चारण स्थान की प्रमुखता होती है, इसमें उच्चारण स्थान की प्रमुखता होती है। ये हमारा स्थाने अंतरतम सूत्र है कि स्थाने अंतरतम, यानी कि एक वर्ण के स्थान पर कोई आदेश, कोई दूसरा आदेश, एक वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा आदेश उपस्थित होने पर उसके समान ही वर्ण हो जाता है, उसके ही समान वर्ण हो जाता है। और इसमें स्थाने अंतरतम सूत्र में क्या है, उच्चारण की प्रमुखता होती है, उच्चारण मुख्य होता है इसमें। अब अगला जो हमारा सूत्र है वो है अनचिचय, अनचिचय सूत्र। देखिए अनचिचय सूत्र हमारा क्या करता है, द्वित्व करता है, डबल करता है, एक को दो करता है कोई। तो यहां देखिए हम आपको समझा रहे हैं कि एक से दो कैसे होता है कि अच, या इस सूत्र से क्या हो रहा है, यदि कोई अच या स्वर से परे यर, यर वर्ण में आते हैं हमारे य व र ल, और वर्णों के 1 से 5 तक के वर्ण। देखिए वर्णों के 1 से 5 तक के वर्ण हमारे हैं, कौन कौन से हैं, जैसे क ख ग घ, 5 वर्ण आ जाएंगे, च छ ज ज झ ण, ता था दा धा धा न, टा ठा डा ढा ण, ये हमारे जो च छ ज झ, ये 1 से 5 तक के वर्ण स स और स, तीनों स आ जाएंगे हमारे, तीनों स आ जाएंगे। तो यर वर्ण में या से लेकर के रा तक के वर्ण आते हैं, जो हमने पाणिनि के जो 14 जो माहेश्वर सूत्र हैं, उन 14 माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बने हैं। अब अभी हमने पहले इसको पढ़ा चुके हैं, तो उसी से हम निकालते हैं या से लेकर के और रा तक के वर्ण
यहाँ से लेकर के रा तक के जितने बीच में जो जितने भी वर्ण आए हैं वो यर वर्ण कहलाते हैं, यर वर्ण कहलाते हैं। इसकी हमने सारणी भी आपको दी है, वो आप देख सकते हैं। तो यर वर्ण को विकल्प से द्वित्व हो जाता है, द्वित्व मतलब डबल हो जाता है, दो हो जाते हैं, एक का दो हो जाता है यदि यर वर्ण के बाद स्वर ना हो तो। यदि यर जो वर्ण है उसके बाद कोई स्वर नहीं होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए, स्वर होगा तो वो यर वर्ण नहीं होगा, फिर ये अनची चय सूत्र नहीं लगेगा। तो देखिए अब आपके समझ में आया होगा। तो यहां पर हम देखिए इसका उदाहरण दे रहे हैं, मध्वरी, मध्वरी यानी कि म। तो ये जो अनिची चय सूत्र डबल कैसे कर रहा है, देखो म ध ध व प्लस अरी, तो यहां पर धा को द्वित्व हो गया, तो ये जो धा है हमारे ये दो बन गए, दो धा हो गए, एक धा का दो हो गया। इसका जो मूल जो था वो था इसका ऐसे, मधु प्लस अरी, ये वर्ण ये था मूल जो विच्छेद था इसका मध्वरी का। तो मध्वरी का मूल विच्छेद ये था मधु प्लस अरी। तो यहां जब अनिची चय सूत्र हमने लगाया तो ये ऐसे बन जाएगा, म ध ध व प्लस अरी मध्वरी। धा को हमने यहां द्वित्व कर दिया। तो देखिए इसके बाद धा के बाद स्वर नहीं आ रहा है, यहां व आ रहा है, व व्यंजन है ये। अगर यहाँ कोई स्वर वर्ण होता, देखिए यहाँ कोई स्वर वर्ण होता तो इसका द्वित्व नहीं होता। तो इस सूत्र को आप समझिए, अनिची चय सूत्र क्या कह रहा है, यदि स्वर से परे यर वर्ण को विकल्प से द्वित्व हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, यदि बाद में कोई स्वर ना हो तो। और यहां पर द्वित्व ऐसे हो गया, ये हमने आपको उदाहरण सहित आपको समझाया है, आपके समझ में आया होगा। अब हम अगला सूत्र करते हैं, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। देखिए ये सूत्र क्या कह रहा है, झल वर्ण, झलाम, झलाम मतलब झल वर्ण। अब झल वर्ण में हमारे कौन कौन से आते हैं, वही 14 जो माहेश्वर सूत्र है, उन्हीं में झा से लेकर के ला तक के जितने भी वर्ण हैं वो हमारे झल वर्ण में आते हैं। वर्ग के 1 से 4 तक वर्ण, जैसे क ख ग घ, च छ ज झ, ऐसे ही त थ द ध, प फ ब भ, ये 4 1 से 4 तक के वर्ण, और स ह ह तक के वर्ण, ठीक है, हल वर्ण में हल हा तक के वर्ण। तो ये हमारे हो गए झल वर्ण, झल वर्ण। तो झल वर्णों के स्थान पर जस, जस वर्ण, जस वर्ण में आता है हमारा जब गड़ द, जब गड़ द, जस वर्ण में ये आते हैं हमारे ज व ग ड़ और द, ये हमारे जस वर्ण में वर्ण हो जाता है यदि बाद में झस वर्ण हो। अब आप देखिए झस वर्ण क्या होता है, झल वर्ण क्या हो गया भाई, झल वर्ण में झा से लेकर ला तक के, और झस वर्ण में झा से लेकर के स तक के वर्ण। अब इसमें हमारा से तक के वर्ण है, तो देखिए इसमें यह आ जाएगा वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण, वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, झ झ भ घ ड़ द जब गड़ द, ये आएंगे हमारे झल वर्ण में, ठीक है। तो झल वर्ण में ये है हमारे झ भ घ ड़ ध ज व ग ड़ द, ये हमारे झल वर्ण हो गए, झस वर्ण हो गए, झस वर्ण। अब इसमें झस वर्ण है। अब यहां पर देखिए उदाहरण, वो हमने ऊपर का उदाहरण आपको यहाँ नीचे आगे दिया है कि मध्वरी, मध्वरी हमारा ये है, इसका कैसे होगा म ध ध व और अरी। यहां पर अब झल वर्ण का जस वर्ण कैसे हुआ है, यहां पर यहां पूर्व ध,
को द होकर ये बन जाएगा हमारा म द ध ब प्लस अरी। देखिए ये दा बन गया हमारा दा, पूर्व धा को। तो झलाम जस जसी सूत्र क्या कह रहा है, देखिए कैसे बनाया, पूर्व धा को दा हो गया भाई, अनचिचे सूत्र से तो द्वित हुआ है, और झलाम जस जसी सूत्र से पूर्व जो दा है, पूर्व जो धा है उसको दा हो गया है। कैसे हुआ है कि झल वर्ण है, झल वर्ण के स्थान पर ये झल वर्ण है धा हमारा, इसके स्थान पर जस वर्ण हो जाता है, जस वर्ण। तो जस वर्ण अब ये जो हुआ है दा हमारा है तवर्ग का, तवर्ग, ता था दा तीसरा वर्ण। ये जो हमारे जबगढ़ दा बनते हैं ये वर्ग के तीसरा वर्ण होते हैं, और ये धा क्या है हमारा चौथा वर्ण है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, झल वर्ण है। ठीक है, अब ये झस वर्ण के स्थान पर द हमारा तीसरा वर्ण हो गया, जस वर्ण हो गया, झस वर्ण के स्थान पर झस वर्ण, झस वर्ण के स्थान पर और जस वर्ण हो गया है। तो यहां हमारा ये मध्वरी ऐसे रूप बना है। तो मध्वरी बना, ये सूत्र अनचिचे सूत्र और झलाम जस जसी सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम रूप सिद्धि करते हैं, आपने देखा होगा जब रूप सिद्धि करते हैं तो ये सारे सूत्र उनमें लगते हैं, तब हमारी रूप सिद्धि होती है। ऐसे ही मध्वरी है या शुद्धि उपास्य है, शुद्धि प्लस उपास्य, वो भी इसी तरह बनेगा। तो ये जब हमारे सारे एक साथ बनते हैं। अब अगला जो हमारा सूत्र है वो है संयोगांतस्य लोप है। संयोगांतस्य लोप, देखिए संयोगांतस्य लोप क्या कहता है, संयोगांत पद के अंतिम अक्षर का लोप हो जाता है। संयोगांत यानी कि जिसके अंत में संयोग हो रहा हो उस अंतिम अक्षर का लोप होता है। भाई ये सूत्र जो है छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, व्याख्या भी आ जाती है इनकी कि संयोगांत से लोप से क्या होता है। तो संयोगांत से लोप से हमारे संयोग पद के जो अंतिम अक्षर है उसका लोप होता है, ये सूत्र हमारा लोप करता है। अब आगे इसका वार्तिक है ये, देखिए यण प्रतिषेधो वाच्य, ये सूत्र उसका निषेध कर देता है। कैसे करता है वार्तिक, वार्तिक क्या होता है, जब पाणिनि ने जो व्याकरण लिखी थी उसमें कुछ चीजें जो मूल सूत्र है, मूल सूत्र की और व्याख्या या उसमें कुछ और नई चीज जोड़ी जाए उसको हम वार्तिक बोलते हैं। तो वार्तिक, ये यण प्रतिषेधो वाच्य हमारा वार्तिक है, ये क्या कर रहा है, संयोगांत का निषेध करता है। ये जो संयोगांत है, ये जो अंतिम जो संयोग हुआ है इस सूत्र का ये निषेध करता है। कौन सा, ये देखिए यण प्रतिषेधो वाच्य, ये संयोगांत के का निषेध करता है, अर्थात संयोगांत पद के अंतिम वर्ण यण या व रा ला का लोप नहीं होता। भाई हमारा ये जो संयोगांत से लोप सूत्र तो य व र ला यण है उनका लोप करता है, लेकिन जहां लोप नहीं होना होता है वहां यण प्रतिषेधो वाच्य इस वार्तिक से उसका निषेध कर देते हैं और वो लोप नहीं होता है। यह है हमारा वार्तिक। अब अगला हम इसमें सूत्र करेंगे एचो अवायावः, एचो अवायाव, ये सूत्र हमारा क्या कहता है, देखिए एच, देखिए सूत्र में ही है इसका एच, एच इनकी ए आई ओ औ को अय अब आय आव आदेश होता है यदि बाद में कोई स्वर हो। एच अय वा या वह, एच को अय आव आय आदेश होता है यदि कोई वार्तिक उसके बाद में हो तो, यदि बाद में कोई स्वर हो तो, जैसे स्वर हो तो, जैसे ए को अय, ए को अय,
ऐ को आय, ओ को अब, ओ को अब, और यहीं पर कर देते हैं इसको औ, औ को आव। ये होते हैं अपने। जैसे ए को तो भाई ए को अय हो जाता है, आई को आय हो जाता है, ओ को अब हो जाता है, और औ को आब हो जाता है। ये है हमारा एचो अय वाया अयादि संधि, जिसको हम अयादि संधि बोलते हैं। ठीक है, अयादि संधि है ये हमारी। तो इसमें देखिए उदाहरण देखिए इसका, जैसे हर्ये है, तो यहां पर हरे प्लस ए ये है, तो ये जो ए है रा का ए, ओ अय, अय हो जाता है, अय हो जाता है, और फिर ये ऐसे बनेगा अपना हर अय प्लस ए, हर प्लस अय प्लस ए, और जब इसका संयोग हम करेंगे तो ऐसे बनेगा ये हर, ये जो आ है वो रा में चला जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, और ये मात्रा यहां आ जाएगी। जो ये अय है, ए जो है इस अय में चला जाएगा, और ये हर्ये ऐसे हमारा रूप बन जाएगा। देखिए हर्ये हमारी रूप सिद्धि हो जाएगी। आए समझ में कि एचो आय वाया सूत्र क्या कहता है कि यदि कोई एच जो वर्ण है, जैसे ए को अय, ओ को अब, आई को आय और औ को आव होता है, तो हर्ये हर्ये ये हमने उदाहरण देकर आपको समझाया है कि किस तरह से हर्ये की रूप सिद्धि हुई है अपनी। भाई जो ये ए है, जो ए है इस ए को अय होकर के, और फिर ये रूप हुआ पूरा अपना, ये सिद्धि हुई है। अब अगला है हमारा इसका बांतो यही प्रत्यय। बांतो यही प्रत्यय ये क्या कह रहा है, यदि य से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय बाद में हो, यदि इसे प्रारंभ य से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय बाद में हो, तो ओ को अब, औ को आव होता है। आया समझ में? ये इस सूत्र का अगला विकल्प है। जैसे इस सूत्र में भाई हमारी अयादि संधि है, अयादि संधि में तो स्वर होते हैं, इसमें हमारे क्या हो रहा है, बाद में या होना चाहिए, या से प्रारंभ होने वाला। जैसे तो यहां ओ को अब हो जाएगा, औ को आव हो जाएगा, जैसे गव्यम आ जाए। अब गव्यम अगर शब्द हम अपना आ जाता है तो फिर हम इसकी सिद्धि कैसे करेंगे? भाई गव्यम ये आ गया, स्वर नहीं है बाद में स्वर नहीं है, तो इसका हम उसमें फिर हम ये बांतो यही प्रत्यय सूत्र लगाएंगे, बांतो यही प्रत्यय सूत्र। जैसे गव्यम में गो प्लस यम है, तो ये जो या आ गया बाद में, या ये स्वर नहीं है, ये या आया है, तो यहां जो ओ है, जो गा में ओ को अब हो जाएगा, तब हमारी गव्यम, फिर हमारी गव्यम ये रूप सिद्धि हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखिए ये आ गया तो ये ऐसे बन जाएगा, फिर हम अपना ग प्लस अब प्लस यम, और यहां हमारी गव्यम ये हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहां या है, जहां या आ जाए गव्यम, वहां पर हमारा एचो अवयव सूत्र नहीं लगेगा, बल्कि बांतो यही प्रत्यय सूत्र लगेगा। यदि स्वर ना हो और या आ जाए बाद में, तो हम अयादि संधि ना लगा के फिर बांतो यही प्रत्यय सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अगला है सूत्र हमारा आदगुण। आदगुण यह है गुण संधि अपनी, तो इसको अदेंग गुण भी कहते हैं। इस सूत्र से ए वर्ण परे हो तो पूर्व प्लस पर का गुण आदेश हो जाता है। मतलब ये कह रहा है इस सूत्र से ए वर्ण परे हो, ए वर्ण उसके बाद में हो, तो
पूर्व वर्ण, पहले का वर्ण और जो बाद का वर्ण है उसको क्या हो जाएगा, गुण आदेश हो जाएगा, उन दोनों का एक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुण आदेश, अर्थात ए प्लस आ बराबर प्लस ई प्लस ई, ए या आ हो प्लस ई और ई हो तो ए हो जाएगा अपना, अ आ प्लस उ और उ हो तो ओ हो जाएगा, अ आ प्लस री री हो तो अर हो जाएगा, और अ आ प्लस री हो तो अल हो जाता है, अल हो जाएगा। तो आद गुण सूत्र क्या कह रहा है, ए वर्ण परे हो, ए वर्ण सबके परे है, इधर ए वर्ण है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ए वर्ण है और परे में ई है, ऊ है, री है और यहां री है। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका ये जैसे इसका अल हो जाएगा, उसका अर हो जाएगा, ऊ को ओ हो जाएगा और ई जहां है तो ए हो जाएगा, तो गुण आदेश हो जाता है। जैसे उपेंद्र है अपनी, उपेंद्र, ये सिद्धि हम कैसे करेंगे, उप प्लस इंद्र, ठीक है, उप प्लस इंद्र। यहां पर क्या है अपना, देखिए पे, पे का ए प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। तो यहां हमारा जब ये बनेगा तो ऐसे बनेगा, उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, और जब इसको संयोग करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा उपेंद्र। जब इसको संयोग करेंगे तो उपेंद्र रूप सिद्ध हो जाएगा। अब देखिए आप कैसे बना है, अपना ये उपेंद्र है, उपेंद्र है और इसमें हम आद गुण संधि लगे, गुण संधि है इसमें, उप प्लस इंद्र, आ पे का आ प्लस ई बराबर ए हो गया, और ए हो गया तो ये हमारा ये रूप बना, और अंत में फिर हमारा जब सिद्धि हुई तो ये ऐसे सिद्धि हो गई, उपेंद्र हमारा रूप सिद्ध हो गया। तो ये हो गई अपनी गुण संधि। अब अगली जो हमारी सूत्र है वो है उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। ये सूत्र क्या कहता है कि उपदेश की अवस्था में जो स्वर वर्ण अनुनासिक है, समझिए इसको कि उपदेश की अवस्था में जो अनुनासिक वर्ण है उनकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा हम पूर्व में आपको संज्ञा प्रकरण में सूत्र बता चुके हैं कि इत संज्ञा कैसे होती है, ठीक है। तो इसकी इत संज्ञा होती है अर्थात उन स्वर का लोप हो जाता है। इत संज्ञा का मतलब है वो लोप होना, कि कैसे कैसे लोप होता है उनका। जैसे लड़, लड़ सूत्र में ल में स्थित ए की इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, तो ये ला कैसा रह जाएगा, ये ऐसे रह जाएगा, फिर ये ला ऐसे रह जाएगा, हलंत रह जाएगा, आ का उसमें से लोप हो गया, आ है, ई है, ऊ है। तो उपदेश अजनुनासिक इत जो सूत्र है हमारा, वो क्या करता है, उपदेश की अवस्था में जो स्वर वर्ण अनुनासिक है, अनुनासिक जो स्वर वर्ण है उनकी संज्ञा करता है। जैसे हलंत्यम सूत्र था, वो अंतिम हल वर्णों की संज्ञा होती है इनकी, और इन सब का लोप किससे होता है, तस्य लोप से। तो तस्य लोप से इनका लोप हो जाता है। अनुनासिक में जैसे अब ये उदाहरण दिया हमने, लण या वरड भी आ जाता है इसमें। तो आ ई उ जो है इनका क्या है, इस संज्ञा होकर के और फिर लोप हो जाता है। भाई कोई वर्ण पूरा है, उसमें से हमें ई को हटाना है, उ को हटाना है या ए को हटाना है, तो हम पहले इत संज्ञा करते हैं, डायरेक्ट नहीं हटाते हैं उसको, सीधे नहीं हटाते, उसको पहले इत संज्ञा करेंगे और फिर इत संज्ञा का लोप करेंगे, और इसके लिए सब सूत्र दिए हुए हैं अपने। तो इससे ये हो जाएगा। अगला हमारा जो सूत्र है वो है उरण रपर, उरण रपर। ये सूत्र क्या कहता है, री, री के स्थान में जो अण, अ ई उ, अण किसको कहते हैं हम, अ ई उ, अयुण। भाई माहेश्वर सूत्रों में हमने अयुण पढ़ा, तो अयुण में आ से लेकर रा तक के आ ई और उ ये आएंगे।
तो री के स्थान में जो अण होता है उसके बाद में रे और जुड़ जाता है, रे और जुड़ जाता है। अतः इन आदेशों का रूप अर इर उर होता है। तो अर इर और उर हो जाता है। जैसे री, री को हटा के हमने देखिए यहां पर हमने इसमें री हटाया था, री को रे किया था, तो इसमें ए और जुड़ जाता है, तो इसमें ये अर बन जाता है। तो आ ई उ इनमें रा और जुड़ जाएगा तो ये अर इर उर हो जाता है। जैसे कृष्ण रिद्धि है, कृष्ण रिद्धि, तो कृष्ण प्लस रिद्धि, यहां पर देखिए ण का ए प्लस री है हमारा, तो इसको हम क्या कर देंगे, दोनों को एक मिलाकर के एक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना अर। तो ये जब हम रूप सिद्धि करेंगे अर बन जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा फिर अपना, जैसे कृष्ण प्लस अरिद्धि, ठीक है। और ऐसे, और जब हम इसका संयोग करेंगे तो अपना कृष्ण रिद्धि ये रूप बन जाएगा अपना, ये ऊपर चला जाएगा अर। तो यहां पर जो रे का जो ण का अ प्लस री का अर हो गया है यहाँ, तो ये कृष्ण रिद्धि अपना रूप बन जाता है। वो किससे बनता है, उरण रपड़ से, उरण रपड़ सूत्र, ठीक है। तो ये क्या है, अपने कंपटीशन में भी आते हैं और अपने क्लासों में भी ये पढ़ाए जाते हैं, ग्रेजुएशन में भी होती है सिद्धि और 11th-12th में भी होती हैं। अब अगला अपना जो सूत्र है वो है वृद्धि रेची, वृद्धि रेची, वृद्धि रेची। देखिए वृद्धि रेची सूत्र देख करके लगता है वृद्धि बड़ा, तो यहां पर क्या कह रहा है, ये आ आई औ को वृद्धि कहते हैं, जो बड़े हैं, बड़े अक्षर हैं, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, इनको वृद्धि कहते हैं। अर्थात ए आ के बाद ए आई हो तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, ए आ प्लस ओ औ हो तो औ हो जाता है, और इनको वृद्धि आदेश हो जाती है। मतलब वृद्धि आदेश क्या होता है, ए आ प्लस ए आई हो तो आई, अ प्लस ओ औ हो तो औ, वृद्धि एक आदेश, दो का एक हो गया, जो ए है हमारा वो औ में मिल गया या आई में मिल गया, ये हमारा वृद्धि रेची सूत्र है। अब देखिए आपको उदाहरण देकर हम समझाएंगे कि जैसे गंगोग ये शब्द है अपना, तो ये गंगोग जो शब्द है ये कैसे बना है, गंगा प्लस ओग, ये है, हम विच्छेद जब करेंगे इसका तो गंगा प्लस ओग। अब ये गंगोग कैसे बना, तो यहां पर जो आ है, देखिए इसका जो गे गे का आ प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, अपना औ बन जाएगा, ये औ हो जाएगा। तो जब हम विच्छेद इसका करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा अपना गंग गंग प्लस औ, और जब संयोग करेंगे तो गंग गो गंगोक, ये अपना रूप बन जाएगा गंगोक, गंगोक। तो देखिए गंगोक कैसे बना, गंगा ओग, गंगा ओग, गा का जो आ है ये जो आ है, अ प्लस ओ बराबर औ हो गया, इन दो का एक हो गया औ, ये हो गया, तो फिर बना हमारा गंगो ओग, ये हो गया, ये आधा रह गया, इसमें से आ गया अपना, तो ये फिर जब रूप सिद्धि होगी तो गंगोग ऐसे अपनी रूप सिद्धि
हो जाएगी, ये गंगोग बन जाएगा। अब अगला जब हम सूत्र करेंगे तो देखिए ये कैसे, एत्य धत्यु ठसु, एत्य धत्यु ठसु, ये सूत्र क्या कहता है, ए के बाद ए से प्रारंभ हुआ इण, इण मतलब ई, और एद धातु का, एद धातु का रूप हो या ऊठ आदेश वाला हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि, दोनों के स्थान वृद्धि यानी कि ए औ एक आदेश हो जाता है, दोनों के स्थान पर क्या होता है, एक आदेश हो जाता है, अर्थात वृद्धि एक आदेश हो जाता है। जैसे अपना उपैति, ठीक है, उपैति है अपना, उप प्लस एति, तो यहां क्या हुआ है, ये जो पै का ए प्लस ए बराबर आई, आई हो गया, ये आई वृद्धि हो गई, तो फिर ये कैसे बना अपना, यहां ये बना अपना उप प्लस एति, और जब संयोग करेंगे तो बन जाएगा उपैति, ठीक है, उपैति बन गया, उपैति अपना ये बन गया। कैसे बना कि यहाँ एत्य धत्यु जो ठूस, एत्य धत्यु ठसु सूत्र अपना क्या है, ये एत्य धत्यु ठसु, ये आके बाद ए से प्रारंभ होने वाले इण हो, एद हो और ऊठ हो, इण एड और ऊठ हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाती है, यानी कि आई और औ हो जाता है। ऐसे ही उपैति है ये, ऐसे एक शब्द बनता है इसमें उपोस्ति, उपोस्ति भी ऐसे बनेगा, उप प्लस ओस्ति। ऐसे दूसरा सूत्र दूसरा है इसमें उपोस्ति, तो इसमें भी वही उप प्लस ओस्ति, उप प्लस ओस्ति, तो इसकी और इसकी वृद्धि होकर के औ हो जाएगा ये, तो ये उपोस्ति रूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगला जो सूत्र करेंगे वो है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम, पर रूप, पर रूप संधि अपनी, ये पर रूप संधि, दो संधि ये होती है पूर्व रूप और पर रूप, तो ये अपनी पर रूप है। अकारांत, अकारांत उपसर्ग के बाद ए ओ से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो तो पूर्व प्लस पर के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाता है, पर रूप एक आदेश हो जाता है, पर रूप एक आदेश हो जाता है, मतलब पूर्व प्लस पर, पहले और बाद वाले, मतलब पूर्व और पर क्या है, पहले और बाद का, पूर्व पहले का प्लस पर बाद का, और दोनों के स्थान पर रूप हो जाएगा, यानी कि ये बाद वाला हो जाएगा। जैसे अपन उदाहरण में करेंगे हम, जैसे ये अपना प्रेजते, प्रेजते ये रूप है, ये शब्द है अपना, तो यहां कैसे करेंगे, प्रे प्लस ए ज ते, एजते, तो यहां जो ये आ है प्रे का आ प्लस ए, तो इसका क्या होगा, पर रूप, पर रूप क्या हो जाएगा अपना ए, ऐसे बन जाएगा, तो ये अपना फिर ए हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा प्रे, ये हलंत रह जाएगा अपना, और एजते, और संयोग करने पर प्रेजते, प्रेजते, ये रूप बन जाएगा, अपना रूप सिद्ध हो जाएगा। तो पर रूप संधि क्या कहती है अपनी, कि जो पहले वाला जो वर्ण है वो बाद वाले वर्ण में समाहित हो जाता है, मिल जाता है, ये अपनी पर रूप संधि होती है। पर रूप संधि में ध्यान रखना, पर मतलब बाद, पहले वाला जो वर्ण है वो बाद वाले वर्ण में मिल जाता है। यहाँ अब आपको हमने उदाहरण देकर ये समझाया है कि किस तरह से अपना जो ये पहले वाला जो अ है
इसका जो आ है उस ई में कैसे मिल करके और मिल गया है इसमें, और पररूप आदेश हो गया है, बाद वाला आदेश हो गया है। ये हमारी पररूप संधि है। आगे हम अगली पूर्व संधि पढ़ेंगे। धन्यवाद।